दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ तस्वीर काई पोचे से निकलकर छिछोरे तक जाती है और एक दूसरी तस्वीर कूपर हॉस्पिटल से निकलकर विले पार्ले के शमशान घाट तक जाती है। और इन दोनों के बीच खड़े होकर जब आप किसी तन्हाई, किसी दर्द, किसी मुफलिसी या किसी डर या कुछ पाने के सपने, इन सब के बीच अगर गोते लगाना चाहते हैं तो फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सच नहीं हो सकती है। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अगर पुलिस ने कहा कि यह वजह खुदकुशी है, लेकिन खुदकुशी के राज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं खुलते हैं। उसके लिए तो आपको वाकई उस समंदर में गोते लगाने होंगे जिसमें सिर्फ मोतियां नहीं होते हैं, बल्कि उसके भीतर तो ऐसे ऐसे जानवर भी होते हैं जो एक दूसरे को खा जाने पर आमदा हों। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है इस समंदर के भीतर में जहां पर आपको मोतियों की चकाचौंध या उसे पाने की लालच अपनी तरफ खींचती चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सांस उखड़ने लगती है। हमें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने दरअसल बहुत सारे सवालों को जो बॉलीवुड के भीतर के हैं उसको उभार कर रख दिया है। और हम आपको दरअसल आज एक ऐसे ही सफर पे लिए चलना चाहते हैं। इस सफर में जब शामिल होइएगा तो एक से एक कलाकारों का जिक्र होगा, और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मार्लिन मोनरो जी, उसका भी जिक्र होगा। उनके भी उन पन्नों का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं जिन पन्नों को जब आप सुनेंगे और हम कहेंगे तो आप कहेंगे इतनी चकाचौंध के भीतर इतनी ज्यादा तन्हाई। आपके जहन में मीना कुमारी याद आ रही होगी। ऐसे बहुत सारी शख्सियतें हैं, उन शख्सियतों को आप टटोलना चाहेंगे। हमें लगता है कि जरा परखना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस खुदकुशी की रिपोर्ट नहीं है जिस खुदकुशी के भीतर इतनी चक्रव्यूह है और इतनी उलझनें होती हैं कि उसे भेद पाना मेडिकल साइंस के बस की बात नहीं है। इसे भेदने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जरा अलग अलग तथ्यों के साथ जरा चलने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान के फिल्म में मां का रोल अदा करते हुए एक पुरानी तस्वीर आपके जहन में आएगी, लीला चिटनिस की। लीला चिटनिस वो महिला जो गाइड में देवानंद की मां बनी थी, जो गंगा यमुना में थी दिलीप कुमार के साथ। और इतना ही नहीं, लीला चिटनिस की याद आएगी तो आपको फिल्म आवारा भी याद आएगी। राज कपूर की यह फिल्म थी। लीला चिटनिस की मौत जुलाई 2003 में हुई, अमेरिका में हुई। और अमेरिका में जब उनके अंतिम संस्कार का वक्त आया तो उनके परिवार का कोई शख्स वहां पर मौजूद नहीं था और नर्स ने उनका अंतिम संस्कार किया। लीला चिटनिस की यह स्थिति 94 बरस के बाद अमेरिका में अकेलेपन के साए में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। 1930 से लेकर 1980 तक सिल्वर स्क्रीन पे जिस महिला ने अपने तौर पर राज किया उसको पूछने वाला कोई नहीं था। इस सफर के बीच में आपका एक नाम सोहराब मोदी का भी आएगा। सोहराब मोदी को फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दादा साहब फाल्के सम्मान, और वह बाजार में बिकता हुआ दिखाई दिया था। उनके बच्चों ने उसे बेच दिया था। यह भी एक कहानी है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम याद कीजिए, भरत भूषण का। भरत भूषण की तस्वीर जब आपके जहन में आएगी तो बैजू बावरा या फिर मिर्जा गालिब याद कीजिए, जिस फिल्म को उन्होंने जिया था और नेहरू उनके प्रीमियर शो को देखने पहुंचे थे और फिर गुनगुनाते हुए वहां से निकले थे। बरसात की रात। हमें लगता है कि ऐसी एक लंबी कतार है और शायद बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत चेहरा भरत भूषण। लेकिन क्या आप जानते हैं भरत भूषण आखिरी दिनों में कहां रहे? भरत भूषण आखिरी दिनों में पाली हिल, जो बांद्रा का इलाका है, वहां पर एक इमारत है मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग, वो आज भी है, उसके गैराज में रहा करते थे। और कल रात जब हम बात कर रहे थे, देवानंद साहब के सेक्रेटरी हुआ करते हैं मोहन चूरीवाला, उनसे जब हमारा संवाद हो रहा था तो उन्होंने एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उस इमारत में गोल्डी साहब का भी घर था। गोल्डी साहब यानी विजय आनंद, जो कि देवानंद साहब के भाई थे। उस मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग के भीतर में जिसके हाथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, वो एक बार गोल्डी साहब के पास आया। उन्होंने बोला गैराज में एक शख्स रहता है, उसने किराया नहीं दिया है,
उससे किराया वसूलना है, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि वह फिल्मों से जुड़ा हुआ शख्स है। तो गोल्डी साहब ने कहा, कौन शख्स है वो? बोले, मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन वो रात के अंधेरे में अक्सर निकलता है, दिन भर वो अपने बंद रहता है। तब गोल्डी साहब ने एक शख्स को भेजा और जाके जब उस शख्स ने देखा कि वहां पर भरत भूषण है, होश फाख्ता हो गए। वो शख्स जो कि इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता था, वो शख्स गैराज में रह रहा है और रात के अंधेरे में इसलिए कपड़े बदल कर निकलता था या कपड़े पहन कर निकलता था, उसके पास तन ढकने तक की स्थितियां नहीं थी। गोल्डी साहब ने उस मैनेजर से यही कहा कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, लेकिन वो इतने सीनियर हैं, मैं उन्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। ऐसी स्थिति इस बॉलीवुड के भीतर की है। उस अंधेरे में अगर आप झांकना चाहेंगे तो मीना कुमारी आपके जहन में नाम जरूर आएगा। मीना कुमारी जिन स्थितियों में थी, इसके ठीक समानांतर दुनिया की सबसे खूबसूरत सिल्वर स्क्रीन की महिला मार्लिन मुनरो भी थी। मार्लिन मुनरो के दस्तावेज, मीना कुमारी के दस्तावेज, इन दोनों के बीच अगर चलने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इनकी तन्हाई नजर आएगी। मीना कुमारी की मौत 31 मार्च 1972 को होती है और पाकीज़ा जब रिलीज हुई थी तो पाकीज़ा का जो प्रीमियर शो हुआ था, उस प्रीमियर शो को 3 फरवरी 1972 को फिल्माया गया। 4 फरवरी को यह फिल्म रिलीज हुई थी। कमाल अब्रोही के साथ बैठकर मीना कुमारी ने यह फिल्म देखी थी, लेकिन उसके बाद उनकी तुरंत 1 महीने के बाद मौत हो गई और कमाल कर दिया था पाकीज़ा ने। लेकिन जिन कागजों के पन्नों पर जिन शब्दों को मीना कुमारी अपनी जिंदगी में उड़ेलती रही, वो उसके एकाकीपन, उसके दर्द का किस्सा है। हमें लगता है कि उनकी शायरी के भीतर जब झांकिएगा तो तन्हाई आपको इस रूप में मिलेगी कि तन्हाई भी अपने आप में शर्मा जाए। चांद तन्हा है, आसमान तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा। इसकी एक लाइन है, हम सफर कोई गर मिले भी कभी, हम सफर कोई गर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के पर, सिमटा सिमटा सा एक मका तना। और इसकी आखिरी लाइन बड़ी खूबसूरत है। हमें लगता है कि राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तना। इन पंक्तियों के बीच से सुशांत सिंह राजपूत को देखने के लिए एक खिड़की खुलती है, एक रोशनी आती है। इतने कम वक्त में जिस तरीके से अपनी पहचान टेलीविजन छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक बनाई और इन तस्वीरों को गढ़ते हुए उसके भीतर का जो उल्लास, उत्साह और शायद आत्मविश्वास से भरपूर जो शख्स था, वो लगातार हमारी आंखों के सामने रेंग रहा है। हमने आज ही फिल्म देखी है छिछोरे, और आपको जानकर हैरत होगी, छिछोरे अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, कमाल की फिल्म है। हां, ऐसी फिल्मों को बहुत ज्यादा प्रचार नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी फिल्मों के भीतर का सच यह है कि वह जिंदगी के हर क्षण को जीने के लिए मजबूर भी करती है और जिंदगी के हर क्षण के जरिए कुछ सिखाती भी है। आप लूजर्स नहीं होते हैं, आप लूजर होते हुए भी विनर्स भी होते हैं। इसको आधुनिक शब्दों में अगर शाहरुख खान के शब्दों में देखेंगे तो जीत कर हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आप इन शब्दों में टटोल सकते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा उससे गहराई इस फिल्म के स्क्रिप्ट में है। कमाल की स्क्रिप्ट है ये फिल्म की। लेकिन जब हम मीना कुमारी का जिक्र कर रहे थे और शायरी का जिक्र कर रहे थे तो पता नहीं क्यों हमको बार बार मार्लिन मुनरो याद आ जाती है। मार्लिन मुनरो, जिसने दुनिया के दिलों पर राज किया, अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से भी जिसके संपर्क और संबंध रहे, और जब उसकी मौत हुई तो कमरे में वो इस अवस्था में पड़ी हुई थी कि उसकी मौत बेहद कम उम्र में हो गई थी। मार्लिन मुनरो सिर्फ 36 साल में मृत्यु हो गई थी, 5 अगस्त 1962 को। लेकिन हम आज जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उनके कुछ दस्तावेज 10 साल पहले मिले थे मार्लिन मुनरो के, और उसको एक किताब की शक्ल में लाया गया। फ्रैगमेंट्स, पोएम्स, इंटीमेट नोट्स, लेटर्स बाय मार्लिन मुनरो। और इस किताब का जो संपादन किया है वो स्टैनले बुचकाल और बर्नार्ड कॉमेंट ने किया है। उसके भीतर की कुछ पंक्तियां उन किताबों के पन्नों को जब हम टटोल रहे थे तो हॉलीवुड का ग्लैमर, चकाचौंध के बीच जो कलम और कागज का सहारा मार्लिन मुनरो लेती है, हमें लगता है वह भी आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, या इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 40 के दशक में उसकी शादी जेम्स डॉर्डी से होती है।
और उन्होंने उसमें लिखा, ये सारे ख्याल बयां करते हुए ये लफ्ज लिखते लिखते मेरे हाथ कांप रहे हैं, मगर मैं रुकूंगी नहीं, तब तक लिखती रहूंगी जब तक मेरे दिल के सारे एहसास बयां नहीं हो जाते। अपने एहसासों को जो उसने जेम्स डॉहर्डी के साथ बिताए, उसको उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा, और उस नोटबुक में यह भी लिखा, मैं कभी कभी इंसानों का साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे पता है उनकी अपनी दिक्कतें हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि मेरी परेशानियां, फिर भी मैं उनकी बातें सुन सुनकर थक गई। उनकी परेशानियां समझने, उन्हें हौसला और उन्हें मदद देने में थक चुकी हूं। अब आप सोचिए, दुनिया के दिलों पर राज करने वाली मार्लिन मोनरो के इन शब्दों में इतनी ज़हीनता आपको दिखाई देगी कि आपको लगेगा कि क्या उसकी जिंदगी के भीतर भी वही शख्स मौजूद है जो किसी भी एक आम व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है? यकीनन। और जब उनकी शादी मिलर से हुई थी और उसके बाद उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थर मिलर से शादी के बाद उन्हें एक शूटिंग कर रही थी, द प्रिंस एंड द शो गर्ल। उस शूटिंग के दौरान आर्थर मिलर ने एक चिट्ठी भेजी, उसमें बहुत साफ तौर पर था कि शादी से उन्हें निराशा हुई है। और उसके जवाब में जो अपनी डायरी लिखी मार्लिन मोनरो ने, जो इस किताब में जिक्र है, उसमें मोनरो ने लिखा, मैं हमेशा किसी की बीवी होने से डरती रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई किसी और को प्यार नहीं कर सकता, तो कल से मैं अपना ख्याल खुद रखना शुरू करूंगी, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। इतना एकाकीपन उस चकाचौंध की दुनिया के भीतर, उस ग्लैमर के भीतर, ये एक सच है। और तो और एके हंगल ऐसे कलाकार जब बीमार पड़े तो उनके पास पैसे नहीं थे। याद कीजिए 2007 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा निकाल दिया था कि मेरा इलाज हो रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे लोग पैसे देने पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे। उस समय राज ठाकरे ने भी सवाल उठाया था कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। शिवसेना ने मदद के लिए आगे बढ़ाया। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी मदद की। और एके हंगल साहब की जो आर्थिक स्थिति और आर्थिक तंगी जो थी, इस स्थिति तक थी कि वह आखिरी मौत से चंद दिनों पहले भी एक टीवी सीरियल आया था, मधुबाला एक इश्क एक जुनून, उसमें वो काम कर रहे थे और वो चल नहीं पाते थे, तो उनको व्हील चेयर पे ही लाया गया, क्योंकि उस शख्स को देखने की एक बेचैनी लोगों में रहती थी। ये वही शख्स था जिसने पहली बार फिल्म की थी तीसरी कसम, वहां से शुरुआत की थी। और शोले का डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है, ये हर के जहन में है। एक लंबी यात्रा है, लेकिन एके हंगलवी आखिरी दिनों में एकाकी जीवन में आ गए थे। और हमें लगता है कि इस परिस्थिति में आपको एक नाम याद करना चाहिए। ये नाम भगवान दादा का है, जो मुंबई की चाल में जिनकी मौत हो गई। यानी एक ऐसा शख्स जिसको शेवरले कारों का शौकीन था। 7 कारें रखते थे भगवान दादा। हर दिन एक नई कार के साथ स्टूडियो में शूटिंग करने जाते थे। सूट्स इनके पास जबरदस्त थे। 1951 में अलबेला फिल्म आई थी और इसके बाद ये छा गए। इनके डांस स्टाइल को अमिताभ बच्चन ने पकड़ा और वह भी उसी रूप में डांस करने लगे। वो भगवान दादा मुंबई के चाल में रहते हैं। इनका जुहू में बंगला बिका, उसके बाद गाड़ियां बिकी और उसके बाद वो चौल में आ गए। और चौल में आने के बाद अक्सर जो विजय आनंद हैं, उनको आखिरी दिनों में मदद के लिए वो उनको बुला लेते थे, और शूटिंग हो ना हो लेकिन उनको बुला लेते जिससे उनका भत्ता दिया जा सके। लेकिन उस वक्त के कलाकार भगवान दादा भी उतने ही ज़हीन, और वो कहते थे जब शूटिंग नहीं है तो मुझे क्यों बुला लेते हैं, आपका भत्ता खर्च हो जाएगा। और ये कह नहीं पाते थे कि हम इसीलिए आपको बुला रहे हैं। यह भी स्थिति रही है। और एक जिक्र और हम आपसे करना चाहते हैं। आज मणिकौल की तबीयत बहुत बिगड़ी थी, उनको कैंसर था, उनका इलाज चल रहा था। तब देव साहब पहुंचे थे उनके पास। और देव साहब कैसे मदद करते। मणिकौल एक पैरेलल मूवी बनाने वाले शख्स, और देवानंद जिन फिल्मों में काम करते थे दोनों में कोई मैच नहीं था। लेकिन देव साहब ने एक चेक देते हुए कहा था कि मुझे जानकारी मिली तो मैं आ गया कि आप जैसे ही ठीक होंगे मेरी फिल्म के लिए कहानी लिख दीजिएगा, और उसका मैं एडवांस देने जा रहा हूं। मणिकौल को समझ नहीं आया ये क्या है। बाद में मणिकौल की मृत्यु कैंसर से हुई, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन इस तरीके से भी मदद होती रही है। और ऐसे में हमको लगता है, आप लोगों को हेलन का नाम याद है, लेकिन हेलन को फिल्मों में लाने वाली कुक्कू मोरे थी, जो कि एंग्लो इंडियन डांसर थी। इनको रबर गर्ल कहा जाता था। एक लिहाज से कहें तो जो
40, 30, 40, 50 दशक का दौर है, उस फिल्मों में देखिएगा तो आपको कुक्कू मोरे का डांस मिलेगा। यही हेलन को लेकर 13 साल की उम्र में पहली बार लेकर आई थी फिल्मों में, और उस समय उनको इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था फिल्म आवारा में। 1951 में हेलन को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। और इनकी फिल्मों को जब आप जिक्र करेंगे तो कई फिल्में थी, आन, अंदाज, मयूरपंख, यहूदी, मुझे जीने दो तक इन्होंने काम किया है, चलती का नाम गाड़ी, कुक्कू मोरे। 53 बरस की उम्र में इनकी मौत हो गई। कोई पूछने वाला नहीं था, इनकी मौत हुई तो वही, कोई बॉडी लेने वाला नहीं था। एकाकीपन इस हद तक भी रहता है, और इस कड़ी में अक्सर बॉलीवुड के भीतर का संकट यह है कि कुछ वजहों से लोग टूटते चले जाते हैं, और इसमें फिल्मों का फ्लॉप होना बड़ा मायने रखता है। शैलेंद्र तीसरी कसम असफल हुई तो उन्हें लगा कर्ज के बोझ से दब गए और उनकी तबीयत खराब होती चली गई। 1966 में ही उनकी मौत हो गई। राज कपूर ने फिर सारा कर्जा चुकाया और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इस दिशा में आइएगा तो मनमोहन देसाई की भी जब गंगा जमुना सरस्वती 1994 में फिल्म फ्लॉप हो गई अमिताभ बच्चन को लेकर, वो फिल्म माने मनमोहन देसाई की एक लंबी फेरिस्त है जिसमें परवरिश है, धर्मवीर है, नसीब है, देश प्रेमी है, कुली है, मर्द है। लेकिन गंगा जमुना सरस्वती जब फ्लॉप हुई 94 में, तो इसके बाद वह कोई फिल्म बना नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई थी तूफान बनाई, फिर वह भी फ्लॉप हो गई। और 93 में अनमोल बनाई, वह भी फ्लॉप हो गई, और 94 में डेथ हो गई। यह भी एक वजह होती है। हमें लगता है कि इस दिशा में आपको एक नाम प्रकाश मेहरा का भी आपको याद आना चाहिए। प्रकाश मेहरा की तो फिल्मों की एक पूरी की पूरी फेरिस्त है, जंजीर से लेकर मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल। लेकिन प्रकाश मेहरा की स्थिति यह आ गई थी कि पत्नी के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उनका एक स्टूडियो हुआ करता था बेटे के नाम पर, सुमित स्टूडियो, जिसको बेच दिया गया। और इसकी स्थिति आ गई क्योंकि 1989 में जादूगर फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, शायद वो जादूगर फिल्म जो थी वो चल ही नहीं पाई। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन दिया, फिल्म दलाल बनाई थी, जिंदगी एक जुआ बनाई, जख्मी बनाई, जुल्फी बनाई, बाल ब्रह्मचारी बनाई, सारी फ्लॉप होती चली गई। और एक पत्नी की मौत का पुराना हिस्सा था मनमोहन देसाई के साथ, लेकिन प्रकाश मेहरा के साथ तो एक लंबी कतार है। उसके बाद ये उससे उबर नहीं पाए। तो बॉलीवुड के भीतर या चकाचौंध के भीतर का संकट कितना विकट होता है, ये सारी परिस्थितियां हमारी आंखों के सामने हैं। इसलिए जब हम जिक्र इस बात का करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है उसने खुदकुशी की, लेकिन खुदकुशी तक पहुंचने की वो कौन सी परिस्थितियां थी? वो इश्क था, इश्क में टूटना था, फिल्मों का भय था, बॉलीवुड के भीतर का संकट था जिसमें एक अजीबोगरीब स्थितियां, मारकाट की स्थिति बनी रहती है, या फिर इस दौर में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है कि कोई उभरता हुआ कलाकार ना उभर पाए, इस दिशा में भी चीज़ों को ढकेला जाता है। ये हो सकता है, ये कमोवेश हर फील्ड में होता है। और मौजूदा वक्त का सच यही है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति उस दिशा में कभी सोची नहीं थी। अब वह उस बाजार की गिरफ्त में आ गई है जहां यही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हो गई है और जिंदगी जीने के तरीके हो गए हैं। इस सफ़र पर चलते हुए हमको लगता है ऐसे बहुत सारे नाम आपके जहन में आएंगे। याद कीजिए, महमूद को भी याद कीजिए, किस स्थिति में वो पहुंच गए थे। और इन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें लगता है कि फिर आपको लौटना होगा जहां इस देश में फिल्म देखने वालों को ही तय करना होगा कि आखिर उस कॉकस को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि आपको विचार प्रतिक्रिया हमेशा किसी घटना दुर्घटना के बाद मिलती है। और बॉलीवुड के भीतर का समंदर इस बात का एहसास हमेशा कराते रहता है कि इस समंदर के भीतर मोती ही मोती हैं। ये कहने की हिम्मत कोई नहीं कह पाता है या कोई कर नहीं पाता है कि कह दो समंदर से हम ओस के मोती हैं, मिलने नहीं आएंगे। ये ताकत बहुत कम लोगों में होती है, लोग इसीलिए टूटते चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल अलविदा सुशांत, और शायद पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट जो बता गई खुदकुशी हुई है, लेकिन फिर वही आखिरी सवाल, खुदकुशी के राज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से नहीं खुलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।